विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे दबाव समूह। सबसे पहले पढ़ेंगे दबाव समूह का अर्थ और परिभाषा। देखिए, दबाव समूह हर आधुनिक लोकतांत्रिक जो राज्य हैं वहाँ पर हमें ये दिखाई देते हैं। इनके विकास और इनके अस्तित्व का मूल कारण ये कहा जाता है कि हर समाज में जो राजनीतिक दल होते हैं वो समाज के जो गैर राजनीतिक वर्ग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में विभिन्न समाजों में विभिन्न प्रकार के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और सांस्कृतिक वर्ग जो होते हैं वो अपने हितों की प्राप्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा के लिए एक समूह बना लेते हैं। चूँकि इन समूहों की रचना जो है विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक वर्गों के द्वारा अपने हितों की रक्षा और उनकी प्राप्ति और उनकी वृद्धि के लिए किया जाता है, तो इसलिए इनको कहा जाता है हित समूह। जब अब आता है कि दबाव समूह किसे कहते हैं, ये तो परिभाषा हुई हित समूह की। और जब कोई हित समूह अपने हितों की प्राप्ति के लिए, अपने हितों की रक्षा और वृद्धि के लिए जो है उस राज्य की विधायी प्रक्रिया को और प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करने लगते हैं, तो उनको दबाव समूह कहा जाता है। या ऐसे समूह जो हैं, ऐसे हित समूह जो हैं वो दबाव समूह के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं या उन्हें दबाव समूह कहा जाता है। देखिए, दबाव समूह वैसे तो सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक दबाव समूह होते हैं, लेकिन वर्तमान काल में जो व्यावसायिक दबाव समूह और आर्थिक प्रकृति के दबाव समूह अधिक प्रभावशाली हैं और प्रचलित भी हैं। चूँकि दबाव समूह सरकारी संगठन नहीं होते हैं, दबाव समूह राजनीतिक संगठन नहीं होते हैं, गैर राजनीतिक, गैर सरकारी संगठन होते हैं, तो इसलिए प्रायः लोगों को इनके बारे में जानकारी भी नहीं होती है और इसीलिए फाइनर जैसे विचारक ने इन्हें अज्ञात साम्राज्य कहकर पुकारा है। अब दबाव समूह की कुछ परिभाषाएं कई विचारकों ने दी हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि ओडीगार्ड जैसे विचारक ने कहा कि दबाव समूह ऐसे लोगों का औपचारिक संगठन होता है जिनके एक अथवा एक से अधिक सामान्य हित होते हैं और जो घटनाक्रम को अर्थात सरकार की विधायी कार्यों को, कानून निर्माण की प्रक्रिया को और प्रशासनिक कार्यों को जो है प्रभावित करने का प्रयत्न करते हैं ताकि उनके हितों की रक्षा और वृद्धि हो सके। जैगलर जैसे विचारक ने इसकी परिभाषा दी है कि दबाव समूह ऐसा संगठित समूह है जो अपने सदस्यों को सरकारी पदों पर बिठाए बिना सरकारी निर्णयों को प्रभावित करने का प्रयास करता है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि आयरिश सेवुल प्रेथो ने कहा है कि दबाव समूह चुनावी दंगल में बिना विधिवत प्रवेश किए सरकारी राज्य की विधायी प्रक्रिया और प्रशासनिक क्रिया को प्रभावित करने का संगठित प्रयास जो है वो दबाव समूह कहलाता है, या ऐसे लोगों का समूह दबाव समूह कहलाता है। मायरन बीनर जैसे विचारक ने भी परिभाषा दी और उन्होंने कहा कि दबाव समूह से हमारा अर्थ है शासन की संरचना से बाहर कोई ऐसा इच्छित संगठित समूह जो सरकारी अधिकारियों की नामजदगी, उनकी नियुक्ति और सार्वजनिक नीति निर्माण, उनके क्रियान्वयन और विधि की न्यायिक व्याख्या को प्रभावित करने का प्रयास करता है। तो ये कुछ परिभाषाएं जो हैं विभिन्न विचारकों के द्वारा दबाव समूह के अर्थ को परिभाषित करने के लिए दी गई हैं। और अब हम इन परिभाषाओं के आधार पर दबाव समूह की कुछ विशेषताएं या लक्षणों को पढ़ेंगे।
सबसे पहला दबाव समूह का लक्षण या विशेषता है सर्वव्यापकता। देखिए, दबाव समूह जो है, हम कह सकते हैं कि प्रत्येक प्रकार की राज्य व्यवस्था में समाज के कुछ ऐसे प्रत्येक समाज में कुछ ऐसे वर्गीय हित होते हैं जो कि जिनका प्रतिनिधित्व शासन में नहीं हो पाता, या कुछ ऐसे वर्ग होते हैं जिनके हितों का प्रतिनिधित्व शासन में नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोग जो है वो अपने हितों की रक्षा के लिए दबाव समूह बना लेते हैं या दबाव समूह का रूप धारण कर लेते हैं। ऐसे वर्ग जो है अपने हितों की रक्षा के लिए अपना एक समूह बना लेते हैं या दबाव समूह का निर्माण कर लेते हैं। देखिए, सर्वव्यापकता का मतलब है कि दबाव समूह प्रत्येक प्रकार की राज्य व्यवस्था में पाए जाते हैं या इनका अस्तित्व जो है हर प्रकार की राज्य व्यवस्थाओं में हमें देखने को मिलता है, चाहे वो लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हों और चाहे वो अधिनायकवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं हों। ये जरूर है कि जो लोकतांत्रिक या अधिनायकवादी या तानाशाहीवादी राजनीतिक व्यवस्थाएं होती हैं, वहाँ पर ये गुप्त रूप से काम करते हैं, अप्रकट रूप में काम करते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, बहुत थोड़ी होती है। इसके विपरीत जो आधुनिक लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्थाएं हैं, वहाँ पर जो है ये अधिक प्रकट रूप में और स्पष्ट रूप में और खुले रूप में काम करते हैं और इनकी संख्या भी वहाँ पर बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो आधुनिक लोकतांत्रिक राज्य व्यवस्थाएं हैं वो दबाव समूह के लिए अधिक अनुकूल कही जाती हैं। लेकिन ये पाए दोनों प्रकार की राजनीतिक व्यवस्था में पाए जाते हैं, चाहे वो अधिनायकवादी हो चाहे लोकतांत्रिक हो। दूसरा है समाज सापेक्षता। इन्हीं जो दबाव समूह होता है उस पर उस समाज का जो सामाजिक ढांचा होता है, उस समाज का जो सामाजिक संगठन होता है, सामाजिक ढांचा होता है, उसका उसके ऊपर जरूर प्रभाव पड़ता है। जैसे जो औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े हुए दबाव समूह होते हैं, जो औद्योगिक दृष्टि पिछड़े समाज होते हैं या परंपरागत समाज होते हैं या बंद समाज व्यवस्था वाले समाज होते हैं, तो वहाँ के दबाव समूह की रचना, उनके उद्देश्य, उनका जो उनकी क्रियाशीलता है उसमें और उसकी तुलना में वो समाज जो कि तकनीकी दृष्टि से विकसित हैं, आधुनिक हैं और खुले समाज होते हैं, तो वहाँ के दबाव समूह की जो हम कह सकते हैं कि उनकी रचना में, उनकी कार्यप्रणाली में, उनके उद्देश्यों में काफ़ी अंतर पाया जाता है। तो इस प्रकार से जिस प्रकार का समाज होता है उसी के अनुरूप उनके दबाव समूह वहाँ पर पाए जाते हैं। यदि अविकसित दबाव समाज है, आधुनिक समाज नहीं है, तो ऐसे समाजों के दबाव समूह भी ज़्यादा विकसित और आधुनिक नहीं होते हैं। उनके उद्देश्य, क्रियाशीलता और उनकी रचना में काफ़ी अंतर पाया जाता है। अगला है सीमित उद्देश्य व सीमित क्रियाशीलता। तीसरा लक्षण है सीमित उद्देश्य व सीमित क्रियाशीलता। देखिए, एक दबाव समूह का निर्माण जो है किसी विशेष उद्देश्य की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि के लिए किया जाता है। जैसे एक दबाव समूह जो है, अगर जो सामाजिक प्रकृति का दबाव समूह है वो उसका उद्देश्य जो है सामाजिक होता है, सामाजिक हितों की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि होता है। आर्थिक दबाव समूह होता है, उसका उद्देश्य उस वर्ग के आर्थिक हितों की रक्षा, वृद्धि और उनकी प्राप्ति होता है। इसी प्रकार से जो धार्मिक दबाव समूह है उनका उद्देश्य उस समूह के धार्मिक हितों की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रत्येक दबाव समूह का एक निश्चित उद्देश्य होता है और वो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए कार्य करता है। तो उसका उद्देश्य कैसा होता है? सीमित है। एक दबाव समूह सिर्फ अपने वर्ग के
विशेष हितों की पूर्ति का ही कार्य करता है, या अपने वर्ग के लोगों के ही हितों की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि के लिए काम करता है। इसलिए उसका वो कैसा होता है, उसका उद्देश्य कैसा है, सीमित है। और इसीलिए उसकी जो क्रियाशील, क्योंकि उसकी उद्देश्य सीमित है इसलिए उसकी संख्या भी कम होती है, और इसलिए हम कह सकते हैं कि उनकी क्रियाशीलता भी कैसी होती है, सीमित होती है। और साथ ही साथ उनका जो क्रियाशीलता जो है वो भी सीमित होती है, क्योंकि दबाव समूह जो है वो उसी समय क्रियाशील होते हैं जबकि उनके हितों की जो है प्राप्ति, उन्हें अपने हितों की प्राप्ति करना हो या उनके हित संकट में होते हैं, ऐसी स्थिति में ही वो क्रियाशील होते हैं। इसलिए उनकी क्रियाशीलता भी सीमित है और उनका उद्देश्य भी सीमित है। आर्थिक दबाव समूह सिर्फ आर्थिक हितों की प्राप्ति का काम करेगा, सामाजिक दबाव समूह सिर्फ सामाजिक हितों की प्राप्ति के लिए काम करेगा। अगला है उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल। देखिए, इनका कार्यकाल प्रत्येक दबाव समूह अपने निश्चित हितों की प्राप्ति और रक्षा और वृद्धि के लिए इनका निर्माण होता है, और जैसे ही किसी दबाव समूह का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो उसकी इस समाज में उपयोगिता समाप्त हो जाती है, और इस कारण उसका वो कैसा हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो इसलिए उसका जो कार्यकाल है वो उद्देश्य सापेक्ष कार्यकाल कहलाता है। जैसे ही उसके उद्देश्य की पूर्ति होती है वैसे ही वो दबाव समूह समाप्त हो जाता है। अगला है उद्देश्य सापेक्ष सदस्यता। देखिए, किसी दबाव समूह का, हम बार बार इसी बात को पढ़ रहे हैं कि किसी भी दबाव समूह का निर्माण किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि के लिए किया जाता है, और इसलिए उस प्रकार के निश्चित हितों में रुचि रखने वाले लोग ही उसके सदस्य बनते हैं या उसकी सदस्यता ग्रहण करते हैं। हर प्रकार के लोग उसकी सदस्यता ग्रहण नहीं करेंगे। तो और इस प्रकार से उनकी सदस्यता है वो उद्देश्य सापेक्ष कहलाती है। जैसे मान लीजिए, वकील संघ की सदस्यता सिर्फ वकील लोग ही ग्रहण करेंगे, अन्य किसी वर्ग के लोग ग्रहण नहीं करेंगे। शिक्षक संघ की सदस्यता शिक्षक ग्रहण करेंगे, छात्र संघ की सदस्यता छात्र ही ग्रहण करेंगे। तो इस प्रकार से जो है उनकी सदस्यता उद्देश्य सापेक्ष होती है। लेकिन इसके साथ ही साथ उनकी सदस्यता की एक विशेषता है कि परस्पर व्यापी सदस्यता भी पाई जाती है। जैसे एक व्यक्ति के अनेक हित भी होते हैं और वो अपने अनेक हितों की प्राप्ति के लिए भी प्रयत्न करता है या अपने हितों की प्राप्ति और रक्षा करता है, और इस दृष्टि से वो एक साथ अनेक दबाव समूहों का सदस्य भी बनता है या बनना चाहता है। और इसलिए हम कह सकते हैं कि इन संगठनों में इन विभिन्न संगठनों में उसकी सदस्यता कैसी होती है, बिखरी हुई होती है। इसीलिए इसकी एक विशेषता है परस्पर व्यापी सदस्यता। इन्हीं परस्पर व्यापी सदस्यता का मतलब है कि एक व्यक्ति एक साथ अपने विभिन्न हितों की पूर्ति करने के लिए एक साथ विभिन्न दबाव समूह का सदस्य होता है, और इस प्रकार से उनकी सदस्यता परस्पर व्यापी कहलाती है। जैसे एक व्यक्ति एक साथ मोहल्ला संघ का भी सदस्य है, उपभोक्ता संघ का भी सदस्य है, श्रमिक संघ का भी सदस्य है, क्रीड़ा संघ का भी सदस्य है। तो इस प्रकार से एक साथ विभिन्न दबाव समूह का सदस्य बन सकता है। अगला है औपचारिक या अनौपचारिक संगठन। दबाव समूह औपचारिक भी होते हैं और अनौपचारिक भी होते हैं। जिन दबाव समूह का निश्चित संगठन होता है वो औपचारिक दबाव समूह कहलाते हैं, लेकिन जिन दबाव समूह का एक निश्चित संगठन नहीं होता है तो वो अनौपचारिक दबाव समूह कहलाते हैं। जैसे हम कहें कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस या राजस्थान विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षक संघ, या हम कह सकते हैं कि
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। तो ये जो है औपचारिक दबाव समूह के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से यदि हम अनौपचारिक दबाव समूह का उदाहरण दें तो जाति जैसी जो समूह हैं, तो ये कैसे दबाव समूह हैं, वो कैसे कहलाते हैं? अनौपचारिक दबाव समूह, क्योंकि इनका कोई एक निश्चित संगठन नहीं होता है। अगला है साधनों की पवित्रता एवं संवैधानिकता में विश्वास नहीं। दबाव समूह जो है उनका उद्देश्य मात्र होता है कि अपने हितों की प्राप्ति, रक्षा और वृद्धि, और इस प्रकार से अपने इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो पवित्र साधनों का भी सहारा लेते हैं और अपवित्र साधनों का भी सहारा ले लेते हैं, और इसी प्रकार से जो है संवैधानिक और असंवैधानिक दोनों प्रकार के साधनों का सहारा लेकर एन के प्रकार अपने हितों की प्राप्ति और उनके हितों की रक्षा और वृद्धि करना ही उनका मात्र मकसद होता है। इस प्रकार से वो पवित्र, अपवित्र, वैध, अवैध सभी साधनों से अपने हितों की पूर्ति करते हैं। शासन सत्ता में परोक्ष रुचि। देखिए, दबाव समूह जो है उद्देश्य की दृष्टि से हम कह सकते हैं कि गैर राजनीतिक संगठन होते हैं और इस प्रकार से प्रकट रूप से राजनीतिक कार्यों में वो रुचि नहीं लेते या प्रकट रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते, लेकिन दबाव समूह को ये पता रहता है, उनको ये मालूम रहता है कि उनके हितों की प्राप्ति में या उनकी रक्षा में या उनकी वृद्धि में कौन सा राजनेता सहायक है, कौन सा सांसद सहायक है, कौन सा विधायक सहायक है, या कौन सा राजनीतिक दल सहायक है, कौन सा प्रशासनिक अधिकारी मददगार हो सकता है, और इसलिए वो उचित और अनुचित तरीके से सभी तरीकों से जो है सांसदों को प्रभावित करने की कोशिश करते हैं और इस प्रकार अपने पक्ष में कानून निर्माण करने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार से जो है वो जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन्हें प्रभावित करके अपने पक्ष में सरकारी नीतियों का संचालन करवाना चाहते हैं और इसी प्रकार से वो उस राजनीतिक दल को पसंद करते हैं वो जो उन्हें जो है चुनावों में उनको चंदा देते हैं, धन की मदद करते हैं, विभिन्न मंचों से उनका प्रसार करते हैं, जो कि जो है उनके उद्देश्यों के साथ जो है उसके उद्देश्यों के से मिलता है या जो उसके उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायक होता है। तो इस प्रकार से ये प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में भाग नहीं लेते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक लोगों को, वर्गों को जो है प्रभावित करके अपने हितों की पूर्ति के लिए अपने पक्ष में कानूनों का निर्माण करवाते हैं, अपने पक्ष में नीतियों का संचालन करवाते हैं।